आज यहाँ जो एक भव्य मंदिर बनना है, वहाँ पूजा थी, तो मैं पूजा में शरीक होने के लिए आया था। हम भी शिव भक्त हैं और सावन का महीना है, तो हमने कहा शिव जी को प्रणाम कर लें। और रास्ते में मैं चंद्रशेखर जी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए भी आया था। अपनी ओर से पार्टी की तरफ से हमने कहा जरा, हमारे एक बहुत होनहार नौजवान हैं देश के, एक बहुत संघर्षशील नौजवान हैं, गरीबों के लिए, सबके ऐसे लोगों के लिए, शोषित पीड़ित लोगों के बीच में काम करते हैं, तो उन पर गोली चली और वो ईश्वर की कृपा थी, बच गए। तो मैं उनके साथ अपनी एकता जाहिर करने के लिए आया था, ये कहने के लिए आया था कि भगवान का बहुत शुक्र है कि आप बचे और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, और राज्य सरकार को चाहिए कि उनके सुरक्षा के उचित प्रबंध करें, क्योंकि ऐसे लोग समाज की भी और देश की भी निधि होते हैं। जैसे आप कुर्सी के लिए आए थे चंद्रशेखर जी की, क्या कानून व्यवस्था पे इस पर क्या कहेंगे आप, क्या किस तरह का है? मैं इस बात को लेकर सामान्यतः देश के अंदर जो वातावरण है वो सत्ता के दम पर लोगों को चुप कराने का, एक भय का वातावरण पैदा करके, कोई विश्वास का वातावरण पैदा करके देश में अमन शांति नहीं लाई जा रही, बल्कि एक भय का वातावरण पैदा करके, डर का वातावरण पैदा करके, जो मुल्क के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक अच्छा लक्षण नहीं है। इससे एक स्वस्थ समाज नहीं बनता है। यदि स्वस्थ समाज बनाना है तो वो समाज भय मुक्त होना चाहिए, वो समाज लोकतांत्रिक रूप से अपने अधिकारों को निर्भीकता के साथ व्यक्त कर सके, जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उनका वो खुल करके उपभोग कर सके, तो यही हमारे लोकतंत्र की सफलता कहलाएगी। तो आज बहुत सारे सवाल हैं जो आज की व्यवस्था पर, आज की व्यवस्था अहंकार से चल रही है, सत्ता के डंडे से चल रही है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आदि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सहारे से चल रही है। भाजपा का आरोप है कि ये सारी कांग्रेस ने पहले सिखाई है, ईडी, सीबीआई वगैरह जो भी है, यानी कि कांग्रेस ये सारी फॉलो कर चुकी है। नहीं, देश के अंदर सारी संस्थाएं कांग्रेस ने खड़ी, देश की आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस लड़ी, संविधान कांग्रेस ने बनाया। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि देश हमारी मोनोपोली है या संविधान हमारा मोनोपोली है। तो ये संस्थाएं भी जितनी हैं, चाहे वो विकास की संस्थाएं हों, चाहे देश निर्माण की संस्थाएं हों, चाहे देश के अंदर सुव्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करने वाली संस्थाएं हों, सब कांग्रेस ने बनाई। उसमें सीबीआई, ईडी इत्यादि भी हैं, लेकिन प्रश्न है उपयोग और दुरुपयोग का। कांग्रेस के समय में उपयोग होता था, उनकी स्वायत्तता थी जो संविधान प्रदत्त उनको है, आज वो स्वायत्तता छीन ली गई है। वो एक या दो लोगों के इशारे पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आदि काम कर रहे हैं, सरकारों को बदलने के लिए प्रयोग में लाई जा रही हैं। देखो, महाराष्ट्र के अंदर एक पार्टी को तोड़ने के लिए प्रयोग में लाई गई, कहीं सरकार को तोड़ने के लिए प्रयोग में लाई गई, और कल तो मुझे लगता है कि कहीं किसी के परिवार में झगड़ा होगा तो पता चला पति के साथ किसी भाजपाई की अच्छी वो है और पत्नी से नाराज़गी है, तो उसको तोड़ने में भी ईडी, इनकम टैक्स का संस्थाओं का उपयोग न करें। ये तो पार्टियां तोड़ने के लिए ऐसा लग रहा है। ये संस्थाएं, उनका मैंडेट है अपराधियों को पकड़ना। वो अपराधियों के बजाय जो समाज के सेवक लोग हैं, स्वस्थ समाज के निर्माता हैं लोग हैं, उनको पकड़ने का काम कर रहे हैं। 2024 को लेकर क्या कांग्रेस ने बनाई है, मोहब्बतों को लेकर नहीं, मोहब्बत की दुकान की क्या खुलेगी, क्या लगता है? देखिए, मोहब्बत की दुकान तो आज दुनिया जिस असहिष्णुता के रास्ते पे जा रही है, आप देख रहे हैं कि दुनिया में कहाँ बिल्कुल सब जगह जो है हिंसा का बोलबाला, असहिष्णुता का बोलबाला है, एक दूसरे से वैमनस्य है, द्वेष बढ़ रहा है, झगड़े बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो मोहब्बत की दुकान है वो एक ऐसा शब्द है जो असहिष्णुता के खिलाफ, घृणा, नफरत, हिंसा के खिलाफ एक जन आकांक्षा है।
लोगों की आकांक्षा है, बल्कि हिंदुस्तान को गर्व होना चाहिए कि उनके नौजवान ने न केवल हिंदुस्तान को बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाया है। इसीलिए अमेरिका के लोगों ने भी कहा ना कि भैया अकेले हिंदुस्तान में क्यों मोहब्बत की दुकान लगा रखी है, अमेरिका में भी तो असहिष्णुता है, आप यहाँ लेकर के आइए। उन्हें वहाँ भी गए। आज तो दुनिया जो है जिस रास्ते पर राहुल ले चलना चाहते हैं दुनिया को, जैसी दुनिया चाहते हैं लोग उस तरफ चलना चाह रहे हैं। चोरीस को लेकर क्या मुद्दे, क्या रणनीति अपनाई है कांग्रेस ने, या कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश की पुनः जिस तरह की हो जाते हैं? देखिए, हम ये 4 जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वैसे हम मिजोरम भी जीतेंगे और भी जीतेंगे, लेकिन जो 4 महत्वपूर्ण राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना है, यह कांग्रेस जीत रही है। परिवर्तन आ रहा है। हिमाचल से शुरुआत हुई थी, कर्नाटक ने उस पर मोहर लगाई, अब वो परिवर्तन धीरे धीरे एक बड़ी तीव्र हवा के रूप में आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, ये जो निकायों के चुनाव हुए हैं, इसमें जो मतदाता हमसे छिटक गया था उसने भी कहा नहीं, अब हम तो दिल्ली की तरफ देखेंगे, क्योंकि दिल्ली में सही सरकार होगी तब राज्यों में अपने आप सुव्यवस्था स्थापित हो जाएगी। तो इसलिए लोगों ने एक सही पार्टी को खड़ा करने के लिए उत्तर प्रदेश तक में वोट दिया। तो ये संकेत है इस बात का कि 2024 में एक ज़बरदस्त परिवर्तन आ रहा है, एक ज़बरदस्त बदलाव आ रहा है, और उस बदलाव का नेतृत्व राहुल गांधी और कांग्रेस करेगी। सर, एक क्वेश्चन है, आप कभी जाते हैं उत्तराखंड में प्लान का विरोध में आपने सुना होगा कि वहाँ प्लान के लिए धमकी दी जा रही है, उसके बारे में आपका क्या? ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, और आपको आश्चर्य होगा जो मुसलमान भाइयों के घरों पर रेखा लगा रहे थे वो भी भाजपा ही थे, और जिनके घरों पर लगाया था वो भी भाजपा के पदाधिकारी थे। जिन दुकानदारों से खाली करने के लिए कहा गया वो दुकानदार भी भाजपा के पदाधिकारी थे। एक तो प्रदेश भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रादेशिक उपाध्यक्ष था। तो ये बताता है कि एक सुनियोजित तरीके से पुरौला में कांड हुआ, और सुनियोजित तरीके से उत्तराखंड के जो पर्वतीय अंचल हैं, जहाँ जो है अमूमन एक भिन्न प्रकार की संस्कृति के लोग हैं, आध्यात्मिक संस्कृति है, उस एरिया के अंदर अशांति पैदा करने के लिए ये भाजपा ने खड़ी की थी, ताकि 2024 में जो सवाल उठ रहे हैं उनसे कि भाई तुमने विकास क्या किया, तुमने गरीब के कल्याण के लिए क्या काम किया, तुमने कितनी रोजगार दिया, तुमने महंगाई कितनी बढ़ गई, जो ये सवाल पूछे जा रहे हैं ये सवाल न पूछे जाएं, और वो कहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद, जबकि लव जिहाद, लैंड जिहाद इत्यादि तो भाजपा की फैक्ट्री के हथियार हैं। इसका कांग्रेस से और उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ कोई नहीं जानता लव जिहाद, लैंड जिहाद। हम तो प्यार जानते हैं, हम जो है मेहनत करना जानते हैं, ईमानदारी जानते हैं, और सदा है हमारी। रावत जी, कभी मुसलमान और दलित कांग्रेस का आधारभूत हुआ करता था, ये दोनों ही छिटक गए, तो ऐसी कौन सी रणनीति मुसलमानों के लिए बनाई है या फिर दलितों के लिए बनाई जिससे अट्रैक्ट? हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, कोई यूं ही बेवफा थोड़ी होता है, कुछ गलतियां हमसे हुई होंगी, मगर मुसलमान भाई और दलित भाइयों को आज उनको भी सोचना चाहिए कि कमज़ोर केवल कांग्रेस ही नहीं हुई है, वो भी कमज़ोर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आज जहाँ से लोकसभा में 14-15 माइनॉरिटी के लोग चुन करके जाते थे, आज कहाँ खड़े हैं? आज उधार से जो है, उधार के सिंदूर से मुसलमान मंत्री नवाजा जा रहा है, कहा जा रहा है ये मुसलमान हो गया, इसको मंत्री बना दिया है करके। कहाँ है? एक इतनी बड़ी आबादी का न मंत्रिमंडल में, न विधानसभाओं में, न लोकसभा में प्रतिनिधित्व घटा है। जब से ये छोटे छोटे दुकानदार आए, मुसलमान भाई उनकी दुकान से सौदा लेने लग गए, उनकी दुकान तो चल गई, लेकिन जो है मुसलमानों का घर खाली हो गया। आप पूछिए। और वही हमारे जो दलित वर्ग के भाई हैं उनको भी सोचना चाहिए। कांग्रेस के समय में कभी आरक्षण पर कोई सवाल उठा? प्रमोशन पर आरक्षण जब चाहा, जब 10 साल होते थे, 10 साल के लिए ऐसे बढ़ा दिया जाता था जैसे जो है एक
रिवाज हो, रस्म हो। आज कहाँ है वो सवाल। आज आज तो पद ही नहीं है। आज तो जब सरकारी पद होंगे, जब पब्लिक सेक्टर होगा, उनमें सरकारी नौकरियां होंगी, तभी तो आरक्षण का फ़ायदा है। आज तो पद ही समाप्त कर दिए उन्होंने, नौकरियां हैं ही नहीं, तो आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने का काम कर रहे हैं। अब जो रही सही कसर है वो ये जो क्या ला रहे हैं, ये कॉमन सिविल कोड। अब इस कॉमन सिविल कोड से आरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये SC, ST और OBC के भाइयों को सोचने की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि भाजपा की नीयत पहले भी खराब रही है। उनको बात याद रखनी चाहिए कि RSS ने लगातार इस बात को कहा है कि भाई आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। मोहन भागवत स्वयं कह चुके हैं। तो इसलिए कहीं ऐसा न हो कि ये क्या ला रहे हैं, जो ला रहे हैं, ये जो भाजपाई ला रहे हैं अपना जो है ये इससे जो है कहीं ऐसा न हो कि आरक्षण इत्यादि इत्यादि, और फिर SC के जो प्रिविलेजेज हैं, महिलाओं के जो प्रिविलेजेज हैं, महिलाओं को बहुत सारे प्रिविलेजेज दिए गए हैं, तो कहीं ऐसा न हो वो अख्तियार धीरे धीरे छिन जाए। इसलिए सबको बड़े गंभीरता से अध्ययन करने की ज़रूरत है। विशेष तौर पर मैं SC, ST, OBC के भाइयों से कहना चाहूँगा कि हमारा मार्गदर्शन करें कि इसमें इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, मुसलमानों के लिए कांग्रेस का तो घोषणा पत्र इस तरह का नहीं आया कि मुसलमानों को क्या दिया जाए, सब आकर्षित हो आपकी पार्टी को। हिंदुस्तान के आम आवाम को क्या दिया जाए, क्या करना है, वो हमारा हमेशा घोषणा रही है। और जो ज़रूरतमंद इंसान है, जो पसमानदा है, जो कमज़ोर है, चाहे वो किसी धर्म का हो, कांग्रेस हमेशा पहले उसके साथ खड़ी है। गरीब फर्स्ट, ज़रूरतमंद पसमानदा फर्स्ट, ये हमारी नीति रही है। इंदिरा जी के समय से, महात्मा जी के समय से हमारी नीति रही है। आज भी हम उस पर कायम हैं। और आप देखिए कि गरीबों के लिए, आम आवाम के लिए, आप धर्म की चादर ज़रा हटा करके देख लीजिए, तो ये जितनी योजनाएं हैं देश के अंदर, सब कांग्रेस की सरकारों ने लागू की। मोदी जी तो, और तो छोड़िए, जो फ्री वाला गेहूं राशन है, ये तो हम ही तो देंगे। अन्न सुरक्षा योजना, 2 रुपया किलो चावल, ना 2 रुपया किलो गेहूँ और 3 रुपया किलो गेहूँ, 3 रुपया किलो चावल करके गए। और इन्होंने इतना ही किया कि 2 रुपये गेहूं को माफ़ कर दिया और 3 रुपया चावल को माफ़ कर दिया। तो योजना तो कांग्रेस की है ना, सोनिया गांधी जी की है। सर, आपको क्या लगता है कि जनता आपका प्यार मिलेगा 24 में? क्या सरकार आ रही है आपकी? ये आपने असली बात बाद में पूछी, इसीलिए मैं कहता हूँ, घर हो आंगनबाड़ी वाला, पत्रकार हो दाढ़ी वाला। क्या कहना था आपको? आ रहा क्या मिलेगा? अरे आपकी मोहब्बत इतनी हमारी तरफ रही है, आपको मोदी और मोदी का डर नहीं सताया, तो जो है तो सब ठीक हो जाएगा। देखो, आप जिस दिन आप ठीक दिखाना शुरू कर देंगे, उस दिन जो है ये भूत गायब हो जाएगा। ठीक है। ठीक।